हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 40 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका जितना भी क्वेश्चन था सब बना के दे दिया है और आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ केमिकल फर्म वांट्स टू डिटरमाइन हाउ 4 कैटलिस्ट डिफर इन यील्ड, ठीक है। यानी कि कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक या फिर जो भी हम लोग प्रोडक्ट कुछ डालते हैं ना, खाद, वो समझ सकते हो। इन यील्ड मतलब उपज। तो केमिकल फॉन्ट डिटरमाइन हाउ 4 कैटलिस्ट डिफर इन यील्ड, ठीक है। उपज में कैसे 4 प्रोडक्ट जो है ना, कैटलिस्ट कैसे डिफरेंस है, ठीक है। तो द फर्म रन्स द एक्सपेरिमेंट्स इन 3 ऑफ इट्स प्लांट्स नेमली ABC, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया ना, फर्म एक्सपेरिमेंट किया है उसके 3 प्लांट्स में A, B और C पे। इन ईच प्लांट द यील्ड इज मेजर्ड विथ ईच कैटलिस्ट, द यील्ड इन क्विंटल आर एज फॉलोज, ठीक है। यानी कि सिंपल ये देखिए, हम लोगों को ये टेबल दिया हुआ है जिसमें प्लांट है ABC और कैटलिस्ट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। यानी कि कैटलिस्ट 4 तरह का है, उत्प्रेरक 4 तरह का है और प्लांट 3 तरह का है। तो फिल्म वालों ने क्या किया ना, 3 प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो पहला वाला डाला है तो A पे 2 हुआ है और ये क्विंटल में, और B 3 हुआ है और C 1 हुआ है, ठीक है। इसी तरह से कैटलिस्ट 2 पे ये है, कैटलिस्ट 3 पे ये है। तो यहाँ पे देखिए, परफॉर्म एन ANOVA and comment whether the yield due to a particular catalyst is significant or not at 5% level of significance, ठीक है। given f 3,6 is equal to 4.76। यहाँ पे देखिए f दिया हुआ है। f मतलब मैंने आपको बताया था जून 2023 वाले सॉल्यूशन में भी, जहाँ पे भी f रहता है मतलब वहाँ पे ANOVA फाइंड करना है। यहाँ पे तो वैसे हालांकि लिखा हुआ है परफॉर्म एन ANOVA, और मान लीजिए जहाँ पे ANOVA नहीं लिखा है तो हम लोग को ये f से समझ जाना है कि f मतलब क्या, ANOVA फाइंड करना है इसका, ठीक है। गिवन f इज इक्वल टू, तो चलिए अब इसको ANOVA फाइंड करने के लिए आप लोगों ने अगर जून 2023 का देखा होगा, मैं होप करता हूँ कि आप लोग वो देख के ही ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो उसी में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों को पता है स्टेप क्या करना होता है जितना भी ये ANOVA फाइंड करने के लिए। पहला वाला स्टेप सेम क्या करना है, वही हाइपोथेसिस लेना है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होता है, तो नल हाइपोथेसिस यानी H0। तो H0 का मतलब क्या, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखिए क्या करने बोल रहा है ना क्वेश्चन हम लोग को, कि वेदर द यील्ड ड्यू टू अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज सिग्निफिकेंट और नॉट एट द लेवल 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैंने ANOVA में बताया था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हमेशा अपोजिट चीज़ लेता है, मतलब कि जो बोल रहा है कि है कि नहीं, तो आप बोलो नहीं, नहीं है, तो वही लिखे हैं। देखिए, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन इन यील्ड ड्यू टू द कैटलिस्ट, ठीक है। यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ये जितने भी ये दिया हुआ है कैटलिस्ट में, ठीक है। देख रहे यहाँ पे लिखा है द यील्ड ड्यू टू अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज सिग्निफिकेंट और नॉट एट 5%, तो वही लिखे है कि नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है यील्ड और कैटलिस्ट में, ठीक है। उसी तरह से नल हाइपोथेसिस हो गया H0। तो अल्टरनेटिव का आपको पता है, अल्टरनेटिव नल का उल्टा होता है ना। यानी कि नल अगर बोल रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेगा, यानी H1 बोलेगा कि हाँ है। तो वही देखिए लिखें, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन यील्ड ड्यू टू एटलीस्ट 1 कैटलिस्ट, ठीक है। यानी कि इसमें कोई एक डिफरेंस तो है ही और नल में तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ। तो यहाँ देखिए स्टेप 1 जैसे हम लोग पहले किए थे, क्या करना होगा हम लोग को स्टेप 1 में, कैलकुलेट मीन करना होगा, है ना। पर इससे पहले देखिए, ये जो ANOVA है ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था ना, उसमें 4 दिया हुआ था, ABCD दिया हुआ था, उसका ये था। इसमें देखिए प्लांट है और कैटलिस्ट है, इसमें देखिए 2 तरह का वैल्यू है, ABC है और कैटलिस्ट भी 2 तरह का है। तो इसको कहते हैं 2 वे ANOVA, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है तो 2 वे ANOVA, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं, परफॉर्म एंड कमेंट वेदर द यील्ड ड्यू टू अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। यानी कि हम लोगों ने यही कैटलिस्ट वाले के साथ ही बोल रहा है कि पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ठीक है। यील्ड ड्यू टू अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट के साथ ही खेलने बोल रहा है। इसलिए हम लोग इसको जैसे ANOVA पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से उसी चीज़ को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये 2 वे ANOVA है। अगर इस पर मान लीजिए आपको बोलता, इसमें 2 तरह का बोलता है कि कॉलम वाइज यानी कैटलिस्ट वाइज बोलता, और फिर दूसरा क्वेश्चन एक और होता कि जिसमें बोलता प्लांट वाइज क्या चेंजेस हुए हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट आया, तो उसके लिए आपको अलग क्वेश्चन अलग तरह से सॉल्व होता। लेकिन हम लोग में पूछा है कि कैटलिस्ट का ही क्या असर हुआ है प्लांट पे, तो इसलिए हम लोग को पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ था उसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो सेम स्टेप फॉलो करना है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, तो पहले कैलकुलेट करते थे सबका मीन, है ना। तो ये यहाँ पे भी वही करेंगे, कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल, है ना। हम लोग को कैटलिस्ट के साथ खेलना है, तो यानी कि इधर वाला पे ध्यान देना। तो कैटलिस्ट मतलब क्या है, 4 है, 1 2 3 4, तो सबका मीन निकालना है हम लोगों को। तो कैटलिस्ट मतलब ये 1, तो मैंने यहाँ पे x1 ले लिया है, ठीक है। कैटलिस्ट 1 इवेंट मतलब मैंने x1 का मीन निकाला हूँ। तो x1 का मीन क्या हो जाएगा, वही सब वैल्यू का एडिशन। तो 2 3 4 ये कैटलिस्ट 1 है, ठीक है। इसको आप C1 समझ सकते हैं, है ना। C1 कैटलिस्ट 1, कैटलिस्ट 2 उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक C1 C2 C3 C4। तो इसका क्या होगा, मीन कैसे निकलेगा, तो इसका जितना भी है तो वैल्यू, तो 2 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, है ना। यही निकलता है ना, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई ऑल प्रोडक्ट्स, तो वही है। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 का क्या निकलेगा, 2 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू कितना है 3, तो इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से दूसरा वैल्यू का भी निकालेंगे, दूसरा कैटलिस्ट का भी मीन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो वही देखिए 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से x3 का भी निकालेंगे, तो x3 का भी निकलेगा 2 + 1 + 3, 2 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से 4 का भी निकलेगा, तो 4 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा 2.2666, है ना। तो ये हम लोगों का ईच सैंपल का मीन निकल चुका है। अब क्या करना होगा, ग्रैंड मीन निकालना होगा, है ना। तो ग्रैंड मीन क्या हो जाएगा, x डबल बार। ग्रैंड मीन कैसे लिखेंगे, x डबल बार। तो इसमें क्या करना होगा ना, जितना मीन निकला है सबको ऐड कर दीजिए। तो x1 + x2 + x3 + x4 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है ये 1 2 3 4, तो 4, है ना मीन। तो सबका वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 2 प्लस और x4 का क्या है 2.666 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.166, ठीक है। तो ये हम लोगों का ग्रैंड मीन निकल गया है। अब देखिए ग्रैंड मीन निकल चुका है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना होगा हम लोग को SSC। तो वही लिखे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ SSC। SSC का मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम। SS का मतलब हो गया सम ऑफ स्क्वायर और C का मतलब कॉलम। तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम, ठीक है, बिटवीन द कॉलम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन द कॉलम, इसका फॉर्मूला हमको पता है, SSC = क्या होता है, R सिग्मा x बार I माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग का SSC का फाइंड करने का। यहाँ पे R क्या है, तो R मतलब हम लोगों को कितना वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट के साथ कर रहे हैं हम लोग, तो कैटलिस्ट कितना दिया 1 2 3 4, यानी कि हम लोग का R है 4। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, x बार I माइनस x डबल बार। तो आपको क्या करना है ना, जितने भी आप लोग को जितने भी कैटलिस्ट दिए हुए हैं, जितना भी इसमें वैल्यू दिया हुआ है उसका मीन, ठीक है, उसका मीन को ग्रैंड मीन से माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले करेंगे हम लोग x1 मीन माइनस x डबल बार, ठीक है, यानी कि ग्रैंड मीन, यानी कि x1 को ग्रैंड मीन से माइनस करेंगे और फिर होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x मीन क्या है 2, ग्रैंड मीन क्या है 2.166, तो वही किया देखिए 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस ग्रैंड मीन क्या है 2.166 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सिग्मा में यानी कि सब प्लस होगा, जितने भी यहाँ पे कैटलिस्ट है जितना भी वैल्यू दिया हुआ है। तो मेरे में 4 दिया हुआ है तो 4 होगा, आपके में मान लीजिए और भी कुछ वैल्यू दिया रहता, 1 2 3 4 5 दिया रहता तो आप पाँचों को ऐड करते, 3 दिया रहता तो तीनों को ऐड करते। तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस 2.166। इसी तरह से आप बी के लिए भी, मतलब दूसरा कैटलिस्ट के लिए भी करेंगे, तो इसका क्या है मीन 2 है, तो वही करेंगे 2 माइनस, इसका भी ग्रैंड मीन से माइनस करेंगे तो 2.166 का होल स्क्वायर, प्लस तीसरा मीन का भी हम लोग का 2 ही है तो 2 हो गया, तो 2 माइनस 2.166 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद चौथा क्या है, चौथा का मीन क्या है 2.666, तो 2.666 माइनस ग्रैंड मीन, है ना। तो ग्रैंड मीन क्या है 2.166 का होल स्क्वायर। सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे, इसको स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 0.027, इसको करेंगे तो 0.027, इसको भी करेंगे तो 0.027, इसको करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.25, है ना। इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0.331 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1.324, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप स्क्वायर करोगे ना, हो सकता है इस सबको एडिशन करोगे तो इसमें आपका वैल्यू हल्का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है कि आपको गलत हो गया, ये कुछ हो गया, आपका ऊपर नीचे होगा चल जाएगा, वो कैलकुलेशन पे है, ठीक है। आप मान लीजिए पॉइंट के बाद मैंने 3 लिया, आप अगर 2 ले लेते तो अलग आ जाता वैल्यू। तो ये हो गया हम लोगों का SSC। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, अगर आप पहले वीडियो देख चुके हो तो आपको पता है क्या करना है, वही सेम चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ SSE, ठीक है। तो SSE का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर विद इन दी कॉलम, वो बिटवीन निकाले थे, यहाँ पे निकलेगा विद इन दी कॉलम, है ना। यहाँ पे इसको एरर भी बोलते हैं,
सम ऑफ स्क्वायर एरर, ई का मतलब एरर हो गया। तो और इसको विद इन दी सैंपल भी बोलते हैं, विद इन दी कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एस एस सी को निकालेंगे। तो एस एस सी का क्या हो जाएगा, एस एस सी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स आई मतलब एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स आई, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स आई कहाँ से आएगा, एक्स आई मतलब ये सभी वैल्यू है ना, जितने भी ये प्लांट्स में वैल्यू दिए ना 2 3 1 ये सब है। तो हम लोग को क्या करना है ना अभी, इन सब का वैल्यू को यानी कि 2 का वैल्यू को इसके सिग्मा से मतलब इसके मीन से माइनस करना होगा। तो 2 माइनस इसका मीन क्या है 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से इसका भी करना होगा कैटेलिस्ट 1 के लिए, तो 1 के फिर वो 3 माइनस इसी का मीन से, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर कैटेलिस्ट 2 के लिए क्या करना होगा, तो 1 फिर ये इसका जो मीन आया है वो यानी कि सेकेंड वाला का जो मीन आया है वो करना होगा, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर कैटेलिस्ट 3 के लिए करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस इसका ये, हालांकि इसमें हम लोग का तीनों का मीन अलग सेम आया है, अगर अलग अलग आता तो यही करते। तो थर्ड वाले के लिए थर्ड का मीन से माइनस करना होगा, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 4 के लिए क्या करेंगे, तो 4 माइनस इसका फोर्थ वाले का जो मीन आया है उससे माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 2.666 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2.66 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2.66 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है एसएससी को फाइंड करने का। देखिए वही लिखा हूँ मैं एसएससी का, ये मैंने एकदम अच्छे से लिख दिया है ताकि आप लोग समझ सकें। ये कैटेलिस्ट 1 के लिए, 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ताकि आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेगा। अगर ऐसे लिखेंगे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि कितना कर लियो। इसमें देखिए तो पहले एक ले कर रहे हैं, तो देख रहे 2 माइनस इसका मीन क्या है 2, याद रखिएगा। तो देख रहे 2 यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 3 1, तो देख रहे 2 3 1 सब में से इसका मीन को माइनस कर रहे हैं। तो x1 का मीन को माइनस करेंगे तो क्या है मीन है इसका 2, तो 2 माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, सबका होल स्क्वायर, फिर प्लस है ना। बी वाले के लिए मैंने मतलब सेकंड वाले के मैंने नीचे लिख दिया है सुविधा के लिए। तो सेकंड वाला क्या है 1 2 3, तो देखिए वही लिखे 1 2 3, और सेकंड वाला का मीन क्या है, तो इसका भी 2 ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सब में से माइनस कर देंगे, -2 -2 -2 सबका होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 3 का भी करेंगे तो आ जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 1 माइनस, देख रहे 2 1 3 है ना, 2 1 3, इसी तरह से 4 3 1 4 3 1 सब में से उसका मीन को माइनस कर दिए। इन सबको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 10.65। आप इसको ज़रूर कैलकुलेशन कीजिएगा, अभी कीजिएगा, अभी कैलकुलेशन करोगे ना तो वो आपके काम आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि BCS 40 में क्या होगा ना, टाइमिंग से भी आप मात खा सकते हो सकता है आपको क्वेश्चन आएगा आप बना पाओगे, आपको आता है कि आप बना लोगे, लेकिन आप कैलकुलेशन करने में हो सकता है आपका 2 घंटा चला जाए। इसलिए आपको कैलकुलेशन को पहले कर लेना है, एकदम अच्छे से एकदम स्पीड में करना है कैलकुलेशन को, ताकि टाइम रहे आपके पास बाकी क्वेश्चन को भी करने का, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने SSC फाइंड कर लिया है। अब देखिए मैंने जब जून 2023 का करवाया था ना, तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने उसमें फिर डायरेक्ट ये टेबल बना के यहाँ पे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह सब फाइंड कर लिया था। लेकिन मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि मैं जब इसका करवाऊँगा तो मैं इसमें पहले नेक्स्ट स्टेप में ही डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करूँगा, फिर मीन स्क्वायर फाइंड करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, SSC फाइंड कर लिए ना, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब DF। तो DF क्या होगा, इसमें भी देखिए बिटवीन और विद इन निकालेंगे। जैसे हम लोग सम ऑफ स्क्वायर विद इन दी सैंपल और बिटवीन दी सैंपल निकाले थे ना, ये देख रहे SSC बिटवीन दी सैंपल था, इसी तरह से हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी विद इन और बिटवीन निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है DFB, बी का मतलब बिटवीन। तो DF बिटवीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है C-1, बिटवीन निकालने के लिए C-1। तो यहाँ पे C क्या है, कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग को कॉलम कितना दिया हुआ है, तो देखिए कॉलम दिया हुआ है 1 2 3 4, तो C-1 तो 4 - 1, तो वही करेंगे C-1 4 - 1 यानी कि DF बिटवीन कितना आ गया 3 आ गया। उसी तरह से DF विद इन, जैसे यहाँ पे विद इन निकाले ना SSC सम ऑफ स्क्वायर के लिए विद इन निकाले थे, उसी तरह से बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी विद इन निकालेंगे। तो ये विद इन का क्या होता है N-C। N क्या है, N मतलब टोटल एलिमेंट, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो ये हो गया N को आप ऐसे भी समझ सकते हैं R × C। तो यहाँ पे R कितना है, रो कितना है 1 2 3 और कॉलम कितना है 4, यानी कि 3 × 4 12, डायरेक्ट कैसे भी कर सकते थे। तो ये हो गया हम लोगों का N-C। तो N 12 और C कितना है, कॉलम हम लोग का 4 दिया हुआ है 1 2 3 4, तो N-C कर दिए तो आ गया हम लोग का 8। तो हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए आ गया, विद इन के लिए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट मीन स्क्वायर, है ना। ये सब बस स्टेप्स है, आपको फॉलो करते जाना है। तो मीन स्क्वायर, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, MSC, जैसे यहाँ पे देख रहे SSC निकाले थे और SSE निकाले थे ना, यहाँ पे देख रहे SSC और SSC निकाले थे, उसी तरह से मीन स्क्वायर के लिए भी निकालेंगे MSC और MSC। तो MSC को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, SSC डिवाइडेड बाई DFB, है ना। तो MSC को निकालने के लिए ये जो SSC निकाले थे, SSC डिवाइडेड बाई DFB बिटवीन से माइनस कर देंगे। तो SSC हम लोग का आया था 1.324, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं 1.324, और बिटवीन आया था हम लोगों का, ये आया था 3। तो इसको कर देंगे 1.324 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 0.441, ठीक है। इसी तरह से MSE को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे SSC से किए थे, तो MSE को निकालने के लिए हम लोग को SSE डिवाइडेड बाई डिफरेंस विद इन का, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन से डिवाइड कर देंगे। तो SSC का वैल्यू आया था हम लोग का 10.65 और विद इन का आया था हम लोग का 8। तो इनको करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 1.331, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया मीन स्क्वायर का MSC और MSE का, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका ANOVA टेबल में वैल्यू बस पुट कर देते हैं। तो देखिए ये है हम लोग का ANOVA टेबल, लास्ट में ये हम लोगों को ज़रूर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए लिखाएगा क्या, पहले सोर्स ऑफ वैल्यूशन वेरिएशन, उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर, F, यही है F जो वैल्यू आने वाला है ना, मीन ANOVA का वैल्यू जाएगा वही है F। ये उसके बाद देखिए बिटवीन द सैंपल, विद इन द सैंपल, टोटल, ये आपको सेम लिखना है एज इट इज़ सब में। अब देखिए बिटवीन द सैंपल, यानी कि देख रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल, ये हम लोग निकाले थे ना, ये देख रहे हैं, हाँ, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल। तो ये हम लोगों का आया था SSC, तो ये वैल्यू था 1.324, तो वही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे बस, SSC का वैल्यू होगा 1.324। और देखिए मैंने इससे पहले वाले जून 23 में डायरेक्ट यहीं पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह निकाला था, ये सब स्टेप नहीं किया था। और देखिए वो क्यों नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, DFB, देख रहे बिटवीन के लिए निकाल रहे, बिटवीन दी सैंपल, तो DFB मैंने प्रीवियस में डायरेक्ट यहीं पे किया था, C-1 कर दिया था। तो यहाँ पे तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो C-1 डिग्री ऑफ बिटवीन आ गया 3, है ना। और मीन स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मीन स्क्वायर यहाँ पे निकालना क्यों, टेबल में निकालना क्यों ज़्यादा ईजी होता है। तो मीन स्क्वायर मतलब क्या, MSC, ठीक है, SSC निकाल रहे, बिटवीन दी सैंपल निकाले, तो MSC इज इक्वल टू क्या, तो SSC डिवाइडेड बाई DFB किए थे ना, देख रहे SSC डिवाइडेड बाई DFB। तो यहाँ पे करते हैं ना डायरेक्ट निकल जाता, सब पता है, मतलब ज़्यादा ये भी नहीं करना होता, कंफ्यूज भी नहीं होते। तो MSC निकालने के क्या, SSC डिवाइडेड बाई ये, तो SSC डिवाइडेड बाई ये हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं हालांकि। तो ये वैल्यू आ गया हम लोग का, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया 0.441। उसके बाद ये F रुक जाइए, उसके बाद फिर विद इन सैंपल के लिए निकालेंगे। तो विद इन दी सैंपल निकाले थे, कैलकुलेशन ऑफ SSC, इसको एरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे एरर भी हो सकता है लिखा हुआ, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो SSC निकाले थे यहाँ पे, तो आया था हम लोग का 10.65, तो SSC हो गया 10.65। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन के लिए निकालेंगे, तो DFB क्या होता है हम लोग को पता है N-C, हालांकि यहाँ पे निकाल चुके हैं N-C, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद देखिए मीन स्क्वायर विद इन दी सैंपल के लिए क्या होगा, सिंपल, जैसे MSC के लिए क्या था SSC डिवाइडेड बाई ये, तो ये विद इन दी सैंपल के लिए क्या हो गया SSC डिवाइडेड बाई ये, है ना। तो वही क्या है, ठीक है, यहाँ पे SSC डिवाइडेड बाई DF विद इन, वही चीज़ था। तो वो करेंगे तो हम लोग का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व किए हुए थे, तो डायरेक्ट लिख दिए 1.331, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद अब लास्ट में FF निकालेंगे। तो F का वैल्यू कैसे निकलता है, F इज इक्वल टू MSC डिवाइडेड बाई MSE, ठीक है, यानी कि ये मीन ऑफ स्क्वायर का ये बिटवीन का डिवाइडेड बाई विद इन का, तो MSC डिवाइडेड बाई MSE, इसलिए हम लोग ये मीन स्क्वायर निकाले थे क्यों लास्ट में, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो MSC का वैल्यू है 0.441 डिवाइडेड बाई MSC का है 1.331, इसको करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.331, ठीक है। तो ये है हम लोग का F का फाइनल वैल्यू, और ये लास्ट में टोटल है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11.974, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लास्ट में कितना होता है, टोटल होता है 11, यानी कि जितना दिया हुआ है ना उससे 1 माइनस। तो इसमें हम लोग को पता है 12 है, 1 2 3 4, देख लो 3 6 9 12, तो 12 माइनस 1 11। तो यहाँ पे भी हम लोग का देखिए टोटल 11 ही आया है, मतलब हम लोग का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने सही निकाला था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने F वैल्यू निकाल लिया है, यही है फाइनल वैल्यू। तो हेयर कैलकुलेटेड F वैल्यू, यानी कि हम लोग जो F वैल्यू निकाले हैं ANOVA फार्मूला डाल के सबका, तो वो आया हम लोग का 0.331। और टेबुलेटेड F वैल्यू या फिर टेबुलेटेड बोलिए या फिर क्रिटिकल वैल्यू बोलिए, वो क्या दिया हुआ है, वो हम लोगों का ये जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है F,
ये क्या दिया हुआ है 4.76। तो टेबुलेटेड एफ वैल्यू हम लोग का है 4.76। अब बस सिंपल हम लोग को पता चल चुका है कैलकुलेटेड टेबुलेटेड, हम लोग दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वही किए हैं, हेयर द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज़ लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, है ना। कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग का छोटा है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर आप पता है हम लोगों को अब तक तो बहुत पता चल चुका होगा, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटा है टेबुलेटेड वैल्यू से तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग को नल हाइपोथेसिस को लेना पड़ेगा। तो वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो दिस मीन्स द yield ड्यू टू अ पर्टिकुलर कैटेलिस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। यानी कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हम लोग का क्या था कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ड्यू टू द कैटेलिस्ट। तो लास्ट में बस आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ऐसे भी ये अपना लिखने का है, दिस मीन्स द yield ड्यू टू अ पर्टिकुलर कैटेलिस्ट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। और हम लोग का नल हाइपोथेसिस भी यही बोला था कि कोई डिफरेंस नहीं है, और भाई हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए, मतलब कि हाँ हम लोग का नल हाइपोथेसिस सही था। तो लास्ट में वो लिख दिए। और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बस ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो बस इसमें यही था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आप लोग वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे हो जून 2023 का, तो पहले आपको वही देख के आना चाहिए था, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट में पहले भी बता दिया था कि आपको पहले वो देख लेना चाहिए जून 2023 का, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखे हो तो अब देख लीजिएगा जाकर ज़रूर। वो पूरा मैंने उसका भी पूरा सॉल्यूशन करवाया है, वो पूरा प्लेलिस्ट है आपका जून 2023 का, जैसे इसका है ना उसी तरह से उसका भी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।